डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है प्राकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र एवं समाज विज्ञानों में अनेक प्रकार की प्राकल्पनाओं का प्रचलन है। सामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं समस्याओं की प्रकृति के आधार पर और अनुसंधान के उद्देश्य एवं तथ्यों के आधार पर प्राकल्पनाएं भी कई प्रकार की हो सकती है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ का हम यहाँ उल्लेख करेंगे, कुछ के बारे में जानते हैं। जैसे कि गुडेम हार्ट ने 3 प्रकार की प्राकल्पनाएं बताई है। कौन कौन सी? पहली उनमें से है अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। ये प्राकल्पनाएं जो होती है ना, मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, वक्तव्यों, वार्ताओं तथा विश्वासों पर आधारित होती है, अनुभवों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए सामान्यतः ऐसी कहावतें प्रचलित है कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, पशुओं में सियार, पक्षियों में कौवा, मनुष्यों में नाई तथा स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। ऐसी प्राकल्पनाओं में समान तथ्यों की जांच करना ही अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है। दूसरा जो प्रकार है गुडेम हार्ट के अनुसार वो है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित, कंसर्न्ड विद कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप्स। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी प्राकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूहों तथा पारिस्थितिकी दशाओं से जुड़ी हुई होती है। उदाहरण के लिए बर्गेस ने अपने अध्ययन में यह प्राकल्पना की थी कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभविक एकरूपताओं में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। ऐसी प्राकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसलिए इन्हें संबंधात्मक प्राकल्पनाएं भी कहते हैं, रिलेशनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। चूँकि ये प्राकल्पनाएं तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती है, अतः ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती है। इमाइल दुर्खिम ने अपनी प्रसिद्ध कृति आत्महत्या में 2 संबंधात्मक प्राकल्पनाओं को विकसित किया था। पहली, गांवों की तुलना में नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है, और दूसरी जो उन्होंने काम में ली थी वो थी स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं।
अब जो तीसरा प्रकार वो है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। विश्लेषणात्मक चर, उनसे संबंधित कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों के संबंध से संबंधित होती है। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इनमें से कोई एक कारक ही प्रमुख कारक होता है और अन्य कारक सहायक कारक होते हैं। यानी कि सब में से एक तो प्रमुख कारक हो जाता है और बाकी के जो है ना वो उसके सहायक कारक होते हैं एक के। उदाहरण के लिए बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को, इसको तो वो वंशानुक्रमणवादी यानी बुरे वंशानुक्रम को तय मानते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पना को कारणात्मक प्राकल्पना भी कहते हैं। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि यदि किसी एक चर का दूसरा नाम क्या है, कारक, यदि किसी एक कारक में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे कारक को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए उत्तम फसल उत्तम खाद, बीज, भूमि, पर्यावरण एवं पानी की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। उत्तम फसल है ना, जो उत्तम खाद, अच्छा बीज, अच्छी भूमि, अच्छा पर्यावरण और अच्छे पानी की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। यदि इनमें से किसी एक कारक में परिवर्तन कर दिया जाता है तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने का प्रयत्न करना कारणात्मक प्राकल्पना है। तो ये तो तीन जो प्रकार हुए वो गुड एवं हार्ट के अनुसार थे। इसके अलावा अन्य प्रकार भी है, उनमें से जो है वो है पहला सकारात्मक कथनों से संबंधित। कुछ प्राकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती है। दूसरा इसमें जो उदाहरण है वो है गरीबों की तुलना में धनवान अधिक अपराध करते हैं। अब जो दूसरा प्रकार वो है नकारात्मक कथनों से संबंधित। इस प्रकार की प्राकल्पना में कथनों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते। तीसरा जो अन्य प्रकार में है वो है शून्य कथनों से संबंधित। इस प्रकार की प्राकल्पना में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता, गरीब एवं धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। अब जो इसमें एक लास्ट वो है काम चलाओ प्राकल्पना, वर्किंग हाइपोथेसिस। श्रीमती पीवी यंग ने ऐसे पैने अनुमान व अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों को जो किसी अनुसंधान का आधार बन सकते हैं काम चलाओ प्राकल्पना बताया। काम चलाओ प्राकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। जो अध्ययनकर्ता को अनुभव होता जाता है वह उसमें परिवर्तन एवं संशोधन करता जाता है। यह भी हो सकता है कि वह प्रारंभिक विचार को
पूरी तरह त्याग कर उसके स्थान पर नई प्राकल्पना बना लें। चूँकि यह विचार एक अस्थायी, कार्यवाहक और कामचलाऊ महत्व का होता है, इसलिए ही इसे कामचलाऊ या कार्यवाहक प्राकल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रारंभ में भौतिक वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि परमाणु अविभाज्य है, किंतु बाद में अध्ययन के आधार पर उन्हें यह प्राकल्पना बदलनी पड़ी, जब उन्हें यह पता चला कि परमाणु का और अधिक विभाजन संभव है। अब अपना जो अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा प्राकल्पना के स्रोत, यानी कि किसी भी अनुसंधानकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता जो भी है उसको किन किन स्रोतों से प्राकल्पनाएं मिलती है। एक अध्ययनकर्ता अनेक स्रोतों से प्राकल्पना ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति अपनी स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, कल्पना अथवा अंतर्दृष्टि के आधार पर भी प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है। एक जो समाजशास्त्री है उनका मानना है कि हम एक उपयोगी प्राकल्पना की खोज कविता के माध्यम से, किसी साहित्य से, दर्शन से, समाजशास्त्रीय साहित्य से, मानव जाति शास्त्र से एवं कोई सिद्धांतों में से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार गुडे एवं हार्ट का कहना है कि प्राकल्पना के 4 स्रोत होते हैं। कौन कौन से बताए इन्होंने? पहला बताया सामान्य संस्कृति, दूसरा बताया वैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा बताया समरूपताएं, और अगला जो बताया वो है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव। तो सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं सामान्य संस्कृति को। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है, उसके सदस्यों की रहन सहन, खान पान और वस्त्र की एक शैली होती है। परिवार, विवाह, नातेदारी और सामाजिक संस्थाओं तथा आचरण के नियमों में एक रूपता पाई जाती है, जो कि उनकी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। यह सामान्य संस्कृति भी प्राकल्पना के विकास में सहायक होती है। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत 3 बातें आती हैं। पहली, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, दूसरा लोक विश्वास, और जो तीसरा है वो है सामाजिक परिवर्तन। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या होती है, चलो आज जानते हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी विज्ञान के विकास और प्राकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है जो विज्ञान के उद्भव और विकास को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानों का विकास और स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों और अमेरिका में ही क्यों अधिक हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं हुआ? इसका कारण भी उन देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक मूल्य रहे हैं। अमेरिका और भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भिन्नता होने के कारण दोनों देशों में निर्मित प्राकल्पनाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार प्रथा, नातेदारी, जाति व्यवस्था आदि का विशेष महत्व है। इसलिए भारत में
कोई भी प्राकल्पना इन पर आधारित हो सकती है। दूसरी ओर पश्चिम समाजों में व्यक्तिवाद का अधिक बोलबाला है। वहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवादिता को महत्व दिया जाता है। वहाँ व्यक्तिगत सुख का संबंध कई बातों से जोड़ा जाने लगा है। वहाँ व्यक्तिगत सुख के प्रसंग को लेकर अनेक प्राकल्पनाएं बनाई गई है। दूसरी ओर भारत में संयुक्त परिवार प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, जजमानी प्रथा, पंचायत व्यवस्था आदि को लेकर महत्वपूर्ण प्राकल्पनाएं बनाई गई है। उदाहरण के लिए संयुक्त परिवार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। दूसरा उदाहरण है उच्च जातियों की तुलना में निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति निम्न होती है आदि। तो स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक विशेष प्रकार की प्राकल्पना को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बाकी के जो अपने इसमें स्रोत रहे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।